हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं और लेक्चर 3 में बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से कंप्लीट रिवीजन देख लेंगे 1-2 का भी, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप ही की मॉड्यूल के सेक्शन डी, दैट इज स्टैंडिंग वेव से क्वेश्चन। Four wires of identical length and diameter and of same material are stretched on a sonometer wire. The ratio of tensions are 1:4:9:16. Fundamental frequencies. बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताना है, लेंथ बराबर है, डायमीटर भी बराबर है, मटेरियल भी वही है, तो इसका मतलब है म्यू भी सेम है और टेंशंस का रेशियो दे रखा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब बेटा ये नहीं कह रहा फिक्स्ड एट बोथ एंड है, या वैसे तो इन जनरल जब भी नहीं कहते तो फिक्स्ड एट बोथ एंड वाली कंडीशन ही होती है ना। वैसे गलत बात है, हमको मेंशन करना ही चाहिए, लेकिन जब रेशियो लेना तो v/2l का रेशियो ले लो या v/4l का रेशियो ले लो, वील गेट द सेम। लेंथ सेम है तो बेटा v/2l का रेशियो लेंगे पूर्णिमा ठाकुर, या v/4l का रेशियो लेंगे तो आएगा तो रफ्तार का ही रेशियो। किसका रफ्तार का किसका रेशियो आएगा? रफ्तार का। तो बेटा मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे से v/v1/2l is to v2/2l is to v3/2l is to v4/2l अगर मेरे से पूछेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि लेंथ बराबर है तो आपको मिलना किसका रेशियो है? v1 is to v2 is to v3 is to v4 का रेशियो, हाँ ना बोलो। यही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो। और रफ्तार जो होती है बेटा वो √t/μ होती है। म्यू दोनों का, म्यू सारी वायर्स का सेम है, तो √t का रेशियो लेना पड़ेगा खाली। तो v1 होता है √t/μ, म्यू सबका सेम है तो √t का तो √1 is to √4, क्योंकि टेंशन कह रहे हैं 1:4 is to 9 is to 16 के रेशियो में है, तो बेटा √t आ जाएगा ना सबके लिए, क्योंकि म्यू सबका सेम है। तो यहां से क्या जाएगा बेटा 1:2 is to 3 is to 4, कह दो आया, कोई दिक्कत? ओके। अब कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी पूछी है। तो बेटा अगर आपके पास ट्रैवलिंग वेव होती है तो बेटा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होती है a ओमेगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? हाँ ना बोले। ओमेगा क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 2π। क्या देख पा रहे हैं? तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होती है a ओमेगा। अब कह रहे हैं लेंथ को हमने 1% से चेंज कर दी, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज कितना आएगा? बेटा फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है मेरे को पता नहीं, तो मैंने फंडामेंटल ही मान लिया, तो v/2l। लेंथ को 1% चेंज कर रहे हैं। याद करिए प्रदीप सर ने आपको बताया था कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो के x की पावर a है ना, y की पावर b है ना, मान लो इतना ही हो, तो परसेंटेज चेंज अगर x में, अगर मान लो जो भी दे रखा है, मान लो परसेंटेज चेंज x में अगर 1 है ना, जो भी मतलब हम बताते क्या थे बेटा, परसेंटेज चेंज इन p इज a टाइम्स परसेंटेज चेंज इन x प्लस b टाइम्स परसेंटेज चेंज इन y। क्या ये बात याद आ गई है? ये तो कांस्टेंट है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ में 1 और लेंथ की पावर भी क्या है 1, तो बेटा परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन लेंथ। क्या ये बात याद आ गई है? तो बेटा दोनों में क्या आएगा? 1% का ही चेंज आएगा। लेंथ को अगर लेकिन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, इफ वाइब्रेशन आर टू बी इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, वाइब्रेशन को डबल करने का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को डबल करना। प्यारे बच्चों देवेंद्र भैया मेरी बात सुने ध्यान से, बेटा अगर वाइब्रेशन को डबल करना है तो फ्रीक्वेंसी को डबल करना है। फ्रीक्वेंसी को डबल करने के लिए बेटा, फ्रीक्वेंसी को डबल करने के लिए v/2l, वेलोसिटी को डबल करना है। वेलोसिटी होती है, स्पीड ऑफ वेव होती है √t/μ। अब स्पीड को डबल करने के लिए टेंशन को 4 टाइम्स करना पड़ेगा। कह दो आ गया? क्या समझ में आ गया? नहीं आ गया? हाँ ना बोले। स्पीड को डबल करना है तभी फ्रीक्वेंसी डबल होगी। स्पीड को डबल करना है आकाश भैया तो ही फ्रीक्वेंसी डबल होगी। बेटा फ्रीक्वेंसी को डबल करना है सरफराज, फ्रीक्वेंसी को डबल करना है तो स्पीड को डबल करना है, स्पीड को डबल करना है तो टेंशन को 4 टाइम्स करना है। कह दो आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 4, D4 है ना। अगला है D5। कह रहे हैं अ वायर ऑफ सोनोमीटर हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर है ना, मास ऑफ 5 × 10⁻⁴ किलोग्राम। टेंशन आपको दे रखी है, इज बीइंग पुल्ड at a point 25 centimeter away from one end and released, frequency of vibration will be।
देखो बेटा इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको कहा जाता है जिस पॉइंट से खींचा गया, जैसे 25 सेंटीमीटर से खींचा गया, इसका मतलब वो पॉइंट एंटी नोड है, इसका मतलब वो पॉइंट 25 वाला एंटी नोड है, और जहां से बंधा है वो तो नोड होगा ही। तो बेटा क्या क्या बन जाएगी, 25 इधर नोड है तो 25 इधर भी नोड होगा, मतलब 50 सेंटीमीटर में एक लूप और अगले 50 सेंटीमीटर में एक लूप। कह दो आगे समझ में। तो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, और सेकंड हार्मोनिक की बात करें, जहां से खींचा जाता है मतलब वो एंटी नोड होता है, जहां से खींचा जाता है मतलब वो एंटी नोड होता है। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2v/2l या v/l। याद आ गई बात? फिक्स्ड एट बोथ एंड में जब एक लूप होता है तो v/2l, और जब दो लूप होते तो 2v/2l। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो 2v/2l, तो 2 कट गया, v क्या होगा, √t/μ। v क्या होगा, √t। टेंशन आपको दे रखी, चलिए पहले मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं, बाय l। लेंथ क्या हमको दे रखी है, लेंथ 1 मीटर दे रखी है, हाँ ना बोले। और टेंशन कितनी रखी बेटा बताएंगे, टेंशन दे रखी है 20, और मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है 5 × 10⁻⁴, क्योंकि 1 मीटर का मास है ना, और लेंथ तो 1 ही है, तो 5 4 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का √2 और 10⁴ का √ क्या हो जाएगा 100। तो 200 फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ रही है प्यारे बच्चों, 200 क्या आ रही है बेटा फ्रीक्वेंसी निकल के 200। बोलो आया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन हो गया 1। कह दो आ गया समझ में। कह रहे हैं स्टैंडिंग वेव बन रही है दो एटम्स के बीच में, कह रहे हैं स्टैंडिंग वेव बन रही है दो एटम्स के बीच में, 3 नोड हैं। 3 नोड कैसे बनेंगे, 3 नोड तो ये हो गए, हाँ ना बोलो, और 2 एंटी नोड। इसका मतलब फिक्स्ड एट बोथ एंड वाली कंडीशन ले रहे, कह रहे एटम के बीच में एंटी नोड बन रही है। एक्चुअली थ्योरी होती है कि जो बॉन्ड्स हैं, मतलब जो बीच में बॉन्ड बनता है, मतलब वो भी एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर लेता है। तो बेटा अगर उसने स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर रखी है ना, मेरे को उससे कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन हमको ये कहा गया है एटॉमिक साइड, मतलब कह रहे हैं कि 2 एटम्स के बीच में स्टैंडिंग वेव बन रही है, 3 नोड्स हैं और 2 एंटी नोड। जब भी अगर कोई कहेगा कि एक नोड फालतू है तो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, भले फंडामेंटल मोड हो तो भी आप देखो एक एंटी नोड है और कितने नोड है, 2 नोड है। जबकि जब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड होती है तो एंटी नोड कितना है, 1, नोड कितना है, हाँ ना बोलो। और अगर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड हो और अगली कंडीशन में क्या रहा है, 2 नोड है और 2 ही एंटी नोड है, तो बराबर है, तो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड है। और जब नोड एक ज्यादा है तो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड है। तो यहां पे अगर 3 नोड्स हैं तो मतलब ये वाला केस हो गया। अब पूछा क्या है मेरे से, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगी, यही वेवलेंथ है जो एटम के बीच की दूरी है, दैट इज 1.21 एंगस्ट्रॉम। 2 strings of same material and same length have tensions in the ratio 4:1। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये चोरी किया हुआ क्वेश्चन है, ये जेईई एडवांस का चोरी किया हुआ क्वेश्चन है एक्चुअली, है ना। मतलब उसमें आया था, लेकिन उसमें ना पैराग्राफ आया था, उसमें पूरी कहानी लिखी हुई आती, और उसमें क्या होता है कि पूरी कहानी लिख के देते हैं और कहते हैं एज्यूम कर लो ऐसा ट्रू है, क्योंकि ऐसी चीज हम पढ़ते तो है नहीं अपने कोर्स में। तो कहते हैं मान लो ऐसा ट्रू है, तो अब बताओ कि ये पार्ट के आंसर क्या आएंगे। उसके बेस पे, मतलब कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पहले ऊपर थ्योरी पूरी दे देते हैं, है ना। तो ऐसा मतलब आपको क्वेश्चन इन जनरल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये आप मान के चलें, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है मतलब। लेकिन अगर आ जाए तो भी कोई मतलब कोई ऐसी डरावनी बात नहीं है ना। नेक्स्ट, 2 strings of same material and same length have their tension in the ratio 4:1 and radii in the ratio of 2:1। बेटा प्रदीप सर ने अभी आपको बताया था म्यू होता है rho into a, क्या ये बात याद है? मैं याद दिलाता हूं। अगर 1 लेंथ है तो 1 लेंथ के जो मास होता है उसको म्यू बोलते हैं। 1 लेंथ के मास को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, म्यू। मास पर यूनिट लेंथ होता है म्यू, 1 लेंथ का मास होता है म्यू। हेलो मेरे दोस्त साकेत। तो बेटा म्यू है 1 लेंथ का मास। 1 लेंथ की वॉल्यूम क्या होगी, एरिया इंटू 1, ये हो गई वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा मास। तो म्यू होता है रोहो ए। म्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, रोहो ए। एरिया क्या होगा, πr²। एरिया क्या होगा, क्या तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बॉटल देना यार। तो म्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों रोहो ए। म्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रोहो ए। क्या ये बात समझ में आ गई है? इसी को यूज करके बस प्यारे बच्चों क्वेश्चन करना है। 1 सेकंड बस रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों देखो, तो बेटा यहां पर टेंशन क्या रखी है 4:1 में। टेंशन किस रेशियो में क्या रखी है प्यारे बच्चों, 4:1 में, है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताना है, F1/F2 बताना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो। सेम लेंथ है
तो V1/12 है ना अपॉन V2/12, और लेंथ तो सेम है, तो ये 12 तो कट जाएगा, V1/V2 है, तो अंडर रूट T1/μ1 अपॉन अंडर रूट T2/μ2। क्या ये बात समझ में आ गई है? अब टेंशन का ये रेशियो बेटा 4:1 है, तो अंडर रूट ऑफ 4:1, और म्यू के लिए क्या हो जाएगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर। दूसरे वाले का रेडियस जो है बेटा, रेडियस 2:1 के रेशियो में, मैं ये कह सकता हूं, मैं यहीं पे क्या ऐसा करते हैं, यहीं पे लिख देते, टेंशन 4:1 में, यहां पे 4 लिखा, यहां पे 1 लिखा, चलेगा, और रेडियस भी रेडियस 2:1 में, तो पाई 2r का स्क्वायर इंटू रो, कह रहे मटीरियल सेम है तो डेंसिटी सेम है, और रेडियस 2:1 में पाई आर स्क्वायर इंटू रो, रेडियस 2:1 में ले लिए, तो बेटा 2 स्क्वायर 4 ही एक्स्ट्रा आ रहा है, वो कट जाएगा, और ये पूरा कट जाएगा, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किस रेशियो में आएगी, 1:1 में। कह दो आ गया, हाँ ना बोलो। म्यू बेटा रो इंटू ए, बताया था प्रदीप सर ने क्लास में, यस बिल्कुल बताया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच्ड वायर, इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 5 सेगमेंट्स, वेलोसिटी ऑफ वेव इज 20, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10 मीटर की वायर है, और कितने लूप्स बन रहे हैं बेटा? 5, 1 2 3 4 5, तो एक लूप की लेंथ क्या हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी, और ये अगर 2 मीटर है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, 4 मीटर। वेवलेंथ क्या हो गई, तो लेमडा हो गया 4 मीटर, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है प्यारे बच्चों, v/λ। नहीं आया समझ में? v दे रखा है 20, लेमडा हो गया 4, 4 5 25 हर्ट्ज। कह दो आया, कोई दिक्कत? बेटा ट्रांसवर्स वेव दे रखी हैं, आर एज फॉलो, स्टैंडिंग वेव कैन बी ऑब्टेन्ड, है ना। स्टैंडिंग वेव्स किस किस से ऑब्टेन हो सकती है? स्टैंडिंग वेव तो तभी बनती है जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, है ना, सेम वेवलेंथ की, सेम फ्रीक्वेंसी की। तो kx माइनस ओमेगा टी और kx प्लस ओमेगा टी वाले ही अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ky माइनस ओमेगा टी तो y में जा रही है, एक प्लस x में होनी चाहिए, एक माइनस x में, या एक प्लस y में और एक माइनस y में। क्या ये D9 समझ में आ गए? इन स्टेशनरी वेव्स एट नोड्स, नोड पे बेटा स्ट्रेन सबसे ज्यादा आता है। मेरी बात सुने ध्यान से, अगर ये ऐसे बनना है ना, ये लूप इस तरीके से, अब ऐसा आया, फिर ये रस्सी ऐसे हो जाती, फिर स्ट्रेट हो जाती, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ती। क्या ये बात याद आई? तो बेटा सोचो, यहां तो जो लेंथ थी वही की वही है, लेंथ में कोई चेंज नहीं है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ। कितना खिंचाव है, यहां पे खिंचाव है, यहां पे सबसे ज्यादा खिंचाव है। जहां पे स्लोप ज्यादा वहां खिंचाव सबसे ज्यादा, जहां पे स्लोप कम वहां खिंचाव है लेकिन उतना नहीं है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? और जहां स्लोप 0, तो बेटा सबसे ज्यादा स्ट्रेन कहां आता है? नोड पे। सबसे ज्यादा स्ट्रेन कहां आता है? नोड पे, है ना। तो चेंज इन स्ट्रेन कह लो या स्ट्रेन कह लो, बात एक ही है। सबसे ज्यादा चेंज स्ट्रेन में कहां रहे? नोड पे। कह दो आ गया, है ना। अब इसके बाद एनर्जी बेटा क्यों नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जब ये मेन पोजीशन पे आती है तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होती है? जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा उसी का ए ओमेगा, उसकी रफ्तार ज्यादा। और इस ये तो रेस्ट पे ही रहेगा, नोड है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 होगी जब रस्सी स्ट्रेट हो जाएगी। तो एनर्जी किसके पास मैक्सिमम है? एनर्जी कभी इसके पास भी मैक्सिमम होगी, और जब रुकी होगी, जब स्ट्रिंग रुकी होती है ऐसे, जब रुकती है तो बेटा तब इसके पास मैक्सिमम होगी। कह दो आया, हाँ ना बोलो। बेटा जब रुकी हुई है तो पोटेंशियल है, और पोटेंशियल है तो पोटेंशियल एनर्जी कहां ज्यादा होगी? जहां पे स्लोप ज्यादा होती है। याद आई बात? जहां पे इलोंगेशन ज्यादा होता है। क्या ये बात याद आ रही है? बिल्कुल याद आ रही। कोई दिक्कत? हाँ ना बोले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इक्वेशन दे रखी है, वेवलेंथ पूछी है बेटा, 2π/k हो जाएगी वेवलेंथ, x का पड़ोसी 2π/λ। सिखाऊं या हो जाएगा? तो 2π/5 कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1.256। बेटा 2π/5 करना है, आ गया? 2π/5 6.28/5, तो 1 पॉइंट समथिंग में ही आंसर आएगा, और एक ही है। कह दो आ गया। अगला कह रहे 110 सेंटीमीटर है, 2 ब्रिजेस रखने हैं ताकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1:2:3 टाइप की हो जाए। बताता हूं, ये एक वायर है, ये सोनोमीटर में करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? एक ब्रिज रखा, दूसरा ब्रिज रखा, तो ये भी फिक्स्ड एट बोथ एंड हो गई, ये भी फिक्स्ड एट बोथ एंड हो गई, ये भी फिक्स्ड एट बोथ एंड हो गई। मान लो इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, और इसकी लेंथ L3 है। अब प्यारे बच्चों, मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहता हूं किस रेशियो में? 1:2:3 के रेशियो में। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किस रेशियो में चाहता हूं? 1:2 करें। अब देखो,
एक ही स्ट्रिंग है, टेंशन तो सेम होगी, एक ही स्ट्रिंग है, टेंशन तो एक ही वायर है, टेंशन तो एक ही वायर है, मास पर यूनिट लेंथ भी बराबर होगा, v सबका सेम है, v सबका, मान लो ये लेंथ L1 है, ये L2 है, ये L3 है, तो v बाय 2L1 इज टू v बाय 2L2 इज टू v बाय 2L3, ये मैं चाहता हूं 1:2:3 के रेशियो में। क्या ये बात समझ में आ गई है? रेसिप्रोकल ले लीजिए, v/2 तो काट दीजिए और फिर रेसिप्रोकल ले लीजिए, L1:L2:L3 जो आ जाएगा वो 1/1:1/2:1/3 हो जाएगा। इधर भी रेशियो का मतलब समझ रहे, इधर भी नंबर्स का रेसिप्रोकल ले लिए, इधर भी। अब ये क्या बन गया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर हर एक चीज को 6 से मल्टीप्लाई करिए, रेशियो तो वही रहेगा, फिर यहां आ जाएगा 6, यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 2। नहीं आया बेटा? इतनी मैथ थोड़ा सा सोचें बेटा। 1/L1 is to 1/L2 is to 1/L3 1:2 is to 3, तो L1 is to L2 is to L3 का जब 1 is to 1/2 is to 1/3, इस रेशियो को पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 is to 3 is to 2। इसका मतलब अगर ये लेंथ 6x है, ये 3x है, तो ये 2x होनी चाहिए, और सम क्या होगा बेटा 110, जो लेंथ ऑफ वायर है। तो यहां से क्या आ गया 11x, 639 to 11, 11x है 110, तो x क्या आ गया प्यारे बच्चों 10, x क्या आ गया 10, तो ये 20 हो गया, ये 30 हो गया और ये 60 हो गया। तो पहला ब्रिज रखना पड़ेगा 60 पे एक एंड से और दूसरा 90 पे एक एंड से, या 20 और 50 कह लो दूसरे एंड से। हाँ ना बोलो यार? तो 60 और 90 वाला आंसर मिल गया। हाँ ना बोलो? दूसरा वाला है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? D13 का थर्ड। देयर आर सम पॉइंट्स इन स्टेशनरी वेव which are at rest twice in each cycle, twice in are always in motion, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता। are at rest once in each cycle, ऐसा भी कोई पॉइंट नहीं होता है। are never at rest, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है ना। अगला D15 टेंशन इन पियानो वायर इज 10 न्यूटन। मेरे को टेंशन कितनी करनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी को डबल करने के लिए? 4 टाइम्स। क्या अभी ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं? बिल्कुल करा चुका हूं। नोड्स के बीच की दूरी, अगले क्वेश्चन पूछिए D16 में नोड्स के बीच की दूरी। नोड्स के बीच की दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों, बताओ जरा? λ/2 क्या होती है? लैम्डा निकाल लोगे, x का पड़ोसी 2π/λ, तो क्या λ/2 निकाल लोगे? पक्का? कोई दिक्कत? ठीक है, ध्यान से नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों, D13 वाला आप लोग कह रहे हैं दोबारा बता दे, तो आइए सुन लेते हैं D13 वाले को दोबारा से। आइए देखिए, लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर इज 110 सेंटीमीटर, वेयर शुड द ब्रिजेस बी प्लेस्ड फ्रॉम ए। अच्छा, एंड ए से बताना है ताकि वो 1:2:3 के रेशियो में 2 ब्रिजेस डालने हैं ताकि 3 सेगमेंट्स बन जाए, ताकि उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:2:3 हो जाए। बेटा मैं बताता हूं, ये 110 सेंटीमीटर लेंथ है। कितनी लेंथ है ये? 110 सेंटीमीटर। कितनी है प्यारे बच्चों? ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके नीचे 2 ब्रिज डालने हैं, एक यहां और एक यहां, ताकि इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो हो जाए 1:2:3। F1:F2:F3 ये हो जाए 1:2:3। हाँ ना बोले? F1 हो जाएगा, मान लो इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, और मान लो इसकी लेंथ L3 है, तो हो जाएगा V/2L1 is to V/2L2 is to V/2L3। हाँ ना बोले? is 1:2:3। नहीं आया? हाँ ना बोले? V/2 को काट पाएंगे? मैं काटूं? काट पाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 1/L1 is to 1/L2 is to 1/L3। देखो बेटा, is 1:2:3। देखो मैं कोशिश करता हूं आपको थोड़ा सा, मतलब आप समझिए, ये इसको मैं x भी कह सकता हूं, इसको मैं 2x भी कह सकता हूं, इसको मैं 3x भी कह सकता हूं। नहीं समझे मेरी बात? कोशिश करें मेरी बात समझने की। अगर मैं x से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो भी मेरे को रेशियो तो सेम ही मिलेगा ना यार। अच्छा अब सोचो, अगर 1/L1 is to 1/L2 is to 1/L3 का 1:2:3 है, अगर कोई पूछे L1 is to L2 is to L3 का, मतलब 1/L1 1 के प्रोपोर्शनल है, 1/L2 2 के प्रोपोर्शनल है, 1/L3 3 के प्रोपोर्शनल में, तो L1 किसके प्रोपोर्शनल में होगा? 1/1 के। L2 किसके प्रोपोर्शनल में होगा? 1/2 के। नहीं आया समझ में? अरे हाँ ना तो बोल दो यार। तो 1:1/2 is to 1/3। अब किसी, अभी मैंने आपको समझाया, किसी अगर एक x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी x 2x 3x या 1:2:3, बात एक ही है।
अब बेटा मैं ये कह रहा हूं उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस चीज को, तो बेटा क्या मिलेगा 6:3:2। तो L1 L2 L3 6:3:2 टाइप के हैं, मतलब L1 कुछ 6x है, L2 3x है और L2 2x है और L3 2x। तो ये कितना हो गया बेटा टोटल 11x। 11x है 110, तो x आ गया 10, 6x हो गया 60, तो पहला ब्रिज रखना है 60 पे और 3x हो गया 30, ये कितना हो गया 30, तो दूसरा ब्रिज रखना है 90 पे। क्या दो आ गया समझ में? हाँ ना बोले यार, पल्ले पड़ गया है, कोई दिक्कत? ओके, नोटेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा स्टैंडिंग वेव से क्वेश्चंस आगे से बढ़ाने से पहले बेटा हम क्या करते हैं बेटा, एक बार फटाफट से ना सारे के सारे फॉर्मूले रिकॉल करते हैं बेटा, जिस पे बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं बहुत आराम से। देखो बेटा पहली चीज हमने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ वेव। क्या पढ़ी थी बेटा? इक्वेशन ऑफ वेव हमको गिवन होती है, हमको बतानी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या रफ्तार। क्या बतानी होती है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या रफ्तार ऑफ वेव। या बेटा बस तीन ही चीजें बतानी होती है अगर आपको वेव इक्वेशन गिवन हो, तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और रफ्तार। सबसे पहले ये तीन चीज होती है। तो बेटा x का पड़ोसी 2π/λ, t का पड़ोसी 2πf, x का पड़ोसी 2π/λ, t का पड़ोसी 2πf। क्या इतनी बातें याद रहती हैं? इसमें कोई दिक्कत है? जैसे बेटा मान लो कि अगर आपको ये क्वेश्चन दे दीजिए y = 2 mm sin 150 πt माइनस 8πx प्लस π/3। तो बेटा मेरी बात सुने, सबसे पहली बात कोई कहेगा एम्पलीट्यूड क्या है? 2 mm है। एम्पलीट्यूड क्या है? इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब t का पड़ोसी 2πf, तो 150 पाई को बेटा किसके बराबर करेंगे? 2πf के बराबर। क्या f निकाल लोगे? कितना आ जाएगा? 75। कितना आ जाएगा? अब x का पड़ोसी 2π/λ, 8 पाई को लिखेंगे 2π/λ। अरे हाँ ना बोलो यार, लैम्डा कितना आ जाएगा? 1/4। अरे हाँ ना बोलो यार। तो क्या फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ निकाल पाओगे या नहीं? हाँ ना बोलो। और f लैम्डा होती है वेलोसिटी ऑफ वेव, कर लेंगे। और वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने के लिए क्या करना होता है बेटा, जो ये वाला पार्ट होता है 150 πt माइनस 8πx को 0 कर दो और x/t निकाल लो। x/t बेटा कितना आ रहा है? 150/8। अरे हाँ ना बोलो यार, इसको इधर ले गए, x/t निकालना, वो 150/8 आ गया। अरे क्या दो आ गया यार? ये समझ में आती बात बेटा, डिविजन नहीं आती है, ये समझ में आती। तो बेटा x का पड़ोसी 2π/λ, t का पड़ोसी 2πf है ना, और f लैम्डा रफ्तार होती है। और आप kx प्लस ओमेगा टी या kx माइनस ओमेगा टी जो भी चीज है उसको 0 कर दो, वहां से x/t निकाल लो। पॉजिटिव आए तो वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव आए तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में। ये पहली बात खत्म। उसके बाद बेटा हमसे पूछते हैं मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। क्या पूछते हैं? जब एक ऐसे बेटा जब एक वेव निकलती तो हर एक पार्टिकल क्या करता है? SHM करता है। हर एक पार्टिकल क्या करता है? SHM करता है। और अगर हर एक पार्टिकल SHM करता है तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? a ओमेगा। क्या होगी? मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगा? ओमेगा² है। क्या होगा बेटा? क्या ये बातें समझ में आ गई हैं? तो कोई कहेगा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो यहां पे क्या हो जाएगी? 150 × 2 300 पाई मिलीमीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मिलीमीटर में। हाँ ना बोलो। मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलरेशन ओमेगा²a कर लेंगे। क्या ये मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी वाला ज्ञान समझ में आ गया? वेव वेलोसिटी वाला समझ में आ गया? अगर kx माइनस ओमेगा टी है तो पॉजिटिव में जा रही है, kx प्लस ओमेगा टी है तो नेगेटिव में जा रही है। क्या ये बात समझ में आ गई है? अगर मान लो अंदर ये प्लस होता तो यहां पर अब मैं इसको अगर 0 करता kx प्लस ओमेगा टी तो x/t नेगेटिव आता, नेगेटिव बताता कि वेव वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अगर प्लस होता है बीच में तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेव जाती है, और माइनस होता है तो क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? ये हो गई बेटा, ये कौन सी बात हो गई? कौन सी? अभी इक्वेशन की बात हो गई। इक्वेशन गिवन होती है और छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। इक्वेशन गिवन होती है और छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें तो अपने को कोई दिक्कत नहीं रह गई है। इसमें अपने को दिक्कत है या नहीं है? हाँ ना बोले। डेविड अगर आपको दिक्कत नहीं तो मान लें किसी को दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत नहीं है? ठीक है बेटा। ये रात को हमको मिले, कहते कि हमसे बन नहीं रहे क्वेश्चन। बन गया, अब बन जाएगा। अब बेटा देखो, अगली बेटा जो प्रॉपर्टी थी बेटा, अगली जो चीज होती है वो क्या होती है? आपसे पूछ लिया जाता है कि वेव जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है। तो बेटा अगर मान लो ये है, तो बेटा अब अगर मान लो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही तो ये वाला पार्टिकल किधर को जाएगा? जब ये आगे बढ़ेगी तो ये ऊपर को जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ ना बोलो यार। अच्छा, ये वाला पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? एक्सट्रीम पे जो होता है 0 होती है, मालूम है आपको। तो इसकी वेलोसिटी 0 होती है, इसकी ऊपर होगी। अच्छा, इसकी वेलोसिटी किधर होगी? जब ये आगे आएगा ये नीचे आएगी।
क्या ये वाली बात समझ में आ गई है? हाँ ना बोलो। तो बेटा अगली बात ये हो गई, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल पूछ लेते हैं। क्या ये बता पाओगे? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 100%। मैं मान लूं ये बात समझ में आ गई है सबको, इसमें कोई दिक्कत? इसमें है ही क्या यार, ये तो बड़ा आसान है। आ गया डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, आ गया डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, आ गया नहीं आया? जीवन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बेटा जीवन मैंने बताया था सुपरपोजिशन। जब एक या मतलब एक से ज्यादा वेव अगर एक जगह पे आती हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स एंड आफ्टर द पल्सेस पास ईच अदर देन दे मूव इन देयर ओरिजिनल डायरेक्शन विदाउट चेंज इन देयर शेप एंड साइज, विदाउट चेंज इन देयर शेप एंड साइज, है ना। तो इसमें कैसा क्वेश्चन मिलता है, जैसे y इक्वल टू मान लो 2 mm साइन 200 पाई टी माइनस 8 पाई एक्स, है ना, ये इतना ही ले लेते हैं, और 2 mm साइन 200 पाई टी माइनस 8 पाई एक्स प्लस 2 पाई बाय 3। अब बेटा करना क्या होता है, देखो रिजल्टेंट इक्वेशन बतानी होगी तो y जो आएगी ये y1 है, ये y2, इनका सुपरपोजिशन। तो बेटा सबसे पहली बात एम्पलीट्यूड जो होते हैं, एक का 2 mm है, दूसरे का भी 2 mm है, और वेक्टर एडिशन करते हैं उनका, और बीच में एंगल क्या होगा, जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, 2 पाई बाय 3 क्या है, 2 पाई। अब जब दो वेक्टर बराबर होते हैं तो बेटा रिजल्टेंट कहां से आता है, बिल्कुल बीचों बीच से पाई बाय 3 एंगल पे, बोलो आया। और जितना एंगल पहले वाले से होता है बस वो पहले वाले का फेज लिखते हैं, जिसका फेज कम होता है उसका फेज लिखते हैं 200 पाई टी माइनस 8 पाई एक्स प्लस पाई बाय 3, डेल्टा आ जाता है यहां पे। क्या तो आया, हाँ ना बोलो। ओ आगे तो छूट गया, एम्पलीट्यूड तो 2 ही आएगा, क्योंकि बेटा अगर 2 है, अगर 120 डिग्री एंगल पे तो रिजल्टेंट 2 ही आएगा, 2 mm, और साइन तो आएगा ही आएगा यहाँ पे। क्या तो आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ना बोलो। हरजोत बेटा नहीं समझ में आया, नितेश, अभिषेक, इसमें कोई दिक्कत है? अभिषेक ये आपको पक्का समझ में आ गया, राहुल समझ में आ गया, रोहन कहाँ गया, हाँ गोलू आ गया बेटा। अब बेटा देखो अगर मान लो यहाँ पे पाई बाय 2 होता फिर क्या करते, फिर क्या हो जाता बेटा, 2 का 2√2 हो जाता, फिर क्या आता 2 का, और यहां पे फिर क्या जाता पाई बाय 4, क्या जाता बेटा, सिंपल है बेटा। वैसे तो आपसे केवल और केवल पता है क्या पूछते हैं, एम्पलीट्यूड पूछते हैं। क्या पूछते हैं, क्या आप एम्पलीट्यूड नहीं बता पाएंगे? बस बेटा एम्पलीट्यूड अगर बताना हो रिजल्टेंट वेव का तो आपको क्या करना होता है, जो फेज डिफरेंस होता है वो बीच में एंगल कर दो, दोनों एम्पलीट्यूड का वेक्टर एडिशन करना, जो फेज डिफरेंस है वो बीच में एंगल हो जाएगा, और निकाल दो खटाक से। क्या दो आ गया समझ में यार, नहीं आया, हाँ ना बोलो यार। तो आपको सुपरपोजिशन वाला क्वेश्चन आएगा वो भी आपसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा सुपरपोजिशन वाला क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत रह गई डेविड, पक्का बना लेंगे। अगर एक वेव है दूसरी वेव है, 2 वेव है आपके पास, है ना, उनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस है, अगर एक साइन हो और एक कॉस हो तो फेज डिफरेंस क्या होता है, पाई बाय 2। अगर एक ए साइन टाइप की और एक बी कॉस टाइप की, अंदर सब समान सेम है, तो इसका मतलब बीच में फेज डिफरेंस क्या हो गया, पाई बाय 2, √a² प्लस b² एम्पलीट्यूड हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, √a² प्लस b²। मेरे को समझ में आ गया, आप लोग को भी आ गया, इसमें कोई दिक्कत? अरे हाँ ना तो बोलो दीपक भाई, आ गया। तो बेटा मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूं, अगली बेटा बात जो हमने पढ़ी वो क्या थी बेटा, स्टैंडिंग वेव। वो क्या थी, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का बेटा मतलब ये वाला पोर्शन अब इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन, इसमें फॉर्मूले भी रिलेटिवली थोड़े से ज्यादा हैं, इसमें फॉर्मूले भी रिलेटिवली थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन इतने नहीं है कि आप याद ना रख पाए। मैं बता रहा हूं ना, मेरी बात सुने ध्यान से। हेलो अर्शप्रीत बेटा, सब ठीक ठाक है? तो अर्शप्रीत बेटा हम बस आपको इतना कहना चाह रहे हैं बेटा, जो सेम जो एडजेसेंट लूप्स में पार्टिकल होते हैं वो अपोजिट फेज में होते हैं, जो ऐसे एडजेसेंट लूप्स में होते हैं वो अपोजिट फेज में होते हैं। वैसे तो बेटा हमेशा गिवन देना चाहिए कि रस्सी दोनों साइड से बंधी है या एक साइड से बंधी है, फिक्स्ड एट बोथ एंड है या फिक्स्ड एट वन एंड है, ये गिवन होना चाहिए। कभी कभी नहीं देते तो फिक्स्ड एट बोथ एंड वाली कंडीशन होती है। क्या होती है, फिक्स्ड एट। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर गिवन नहीं है तो फिर आप क्या लेंगे, फिक्स्ड एट बोथ एंड। अच्छा, अगर दोनों में फर्क क्या होता है, फिक्स्ड एट बोथ एंड होती है और फिक्स्ड एट वन एंड होती है। पहले इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, बाद में बेकार की बातें बताऊंगा, है ना। पहले इंपॉर्टेंट बात, सारी बातें बताऊंगा लेकिन पहले इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। हाँ क्या बता रहा था मैं इंग्लिश में, हाँ बेटा फिक्स्ड एट बोथ एंड है, जब बोथ एंड फिक्स्ड है, जब बोथ एंड, हाँ ना बोलो, और फिक्स्ड एट वन एंड,
वन एंड फिक्स्ड है। नहीं आया ना समझ में आप लोगों को? इसमें क्या होता है, या तो एक लूप बनता है, या दो लूप बनते हैं, या तीन लूप बनते हैं। अब इसमें फ्रीक्वेंसी क्या आती है बेटा, v/12, 2v/12, 3v/12, हाँ ना बोलो। और इसमें या तो आधा लूप बनता है, या 1.5 लूप, या 2.5 लूप, हाँ ना बोलो। इसमें आती है बेटा v/4l, 3v/4l, 5v/4l। क्या हमको ये बात मालूम है? नहीं मालूम है। तो इसमें बेटा सारे हार्मोनिक आते हैं, ऑड इवन हार्मोनिक दोनों आते हैं। इसमें केवल कौन से आते हैं, ऑड हार्मोनिक। इसमें फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या था, 1:3:5:7। तो कभी भी दो, और इसमें 1:2:3:4। इसमें क्या था, 1:3:5:7। तो अगर कोई भी अगर आपने रेशियो लिया वो 9:11 आया, दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का रेशियो लिया, दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का रेशियो लिया, वो 9:11 आया, इसका मतलब फिक्स्ड एट वन एंड है, फिक्स्ड एट। और अगर कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का रेशियो लिया वो 5:6 आया, एक ऑड एक इवन आया, तो इसका मतलब फिक्स्ड एट बोथ एंड है। क्या ये बात समझ में आ गई है? और इसमें दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है v/12, वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। इसमें जो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है 2v/4l, उसका हाफ होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और बेटा पता है क्या होता है, जब फिक्स्ड एट बोथ एंड होती है तो एक नोड ज्यादा होता है, दो नोड है एक एंटी नोड है। इसमें 3 नोड है और 2 एंटी नोड है। इसमें 4 नोड है और 3 एंटी नोड है। जबकि इसमें एक नोड एक एंटी नोड, दो नोड दो एंटी नोड, 1 2 3 3 नोड 3 एंटी नोड। समझ में आया? हाँ ना बोलो। वैसे तो गिवन होनी चाहिए रस्सी किस टाइप की, लेकिन नहीं होता तो कौन सी, बोथ एंड फिक्स्ड। हाँ ना बोलो। अगर कोई कहेगा नोड्स ज्यादा हैं, नोड्स, इसका मतलब फिक्स्ड एट बोथ एंड, बराबर है फिक्स्ड एट वन एंड। क्या ये बात याद रहेगी? क्या बहुत मुश्किल है? इस ऐसे फंसाया नहीं जाता है इन जनरल, फंसाया जाएगा तो कैसे फंसाया जा सकता है, खाली वो बता रहा हूं, है ना। और ये अपने को क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो सेम लूप में पार्टिकल होते हैं, नचा के दिखाया था हमने आपको स्लिंकी को, याद आ रहा है? तो जब जो सेम लूप में होता है वो इकट्ठे ऊपर जाते हैं, इकट्ठे नीचे आते हैं, याद आ गई बात? लेकिन जो अपोजिट लूप में होता है वो अपोजिट फेज में होते हैं। जब वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे। एक ऑसिलेशन में सारे के सारे पार्टिकल इकट्ठे 2 बार रेस्ट पे आते हैं और 2 बार मीन पे आते हैं। दैट इज 2 बार एंटायर एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी इन नेचर। रस्सी स्ट्रेट हो गई, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, कोई खिंचाव नहीं है। और 2 बार ऐसा होता है काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। 2 बार ऐसा होता है, 2 बार ऐसा होता है एंटायर एनर्जी इज पोटेंशियल इन नेचर, और 2 बार ऐसा होता है एंटायर एनर्जी इज काइनेटिक इन नेचर। काइनेटिक इन नेचर 2 बार सारे के सारे पार्टिकल्स इकट्ठे रेस्ट पे आते हैं जब सारे के सारे एक्सट्रीम पे होते हैं। एडजेसेंट लूप वाले अपोजिट एक्सट्रीम्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे तो दूसरा नेगेटिव एक्सट्रीम पे। कह दो आया? और जो सेम लूप वाले होते हैं वो हमेशा सेम फेज में होते हैं, वो हमेशा सेम फेज में। जो सेम लूप वाले होते हैं बेटा वो हमेशा क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। कह दो आ गया यार? सुयोग नहीं आया समझ में? आ गया है? सुयोग के पड़ोसी बेटा समझ में आ गया है? नाम बोलेंगे फटाक से? अबे अबे बेटा समझ में आ रहा है? तो बेटा ये मैंने आपको सारी की सारी लगभग बातें बता दी हैं जितनी भी हमारी यूज होंगी, है ना। अब बेटा कभी कभी क्वेश्चन कैसे बनेंगे, v क्या होता है, √T/μ। v क्या होता है? इसमें तो कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत। v होता है √T/μ। v क्या होता है? अब v अगर बेटा √T/μ, v अगर है, v अगर क्या है बेटा, √T/μ। नहीं आया समझ में? तो बेटा v अगर √T/μ है ना, v अगर √T/μ, तो कोई कहते फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डबल करना है तो टेंशन को 4 टाइम्स कर दो। कह दो आ गया यार? नहीं आया समझ में? हाँ ना बोल दो यार? नहीं आया? आ गया। तो v/2, अच्छा लेंथ को मैंने हाफ कर दिया, लेंथ को मैंने हाफ कर दिया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? टेंशन वही है, म्यू वही है, लेंथ को हाफ कर दूंगा तो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। नहीं आया समझ में? अच्छा अगर बताओ ओम भाई खड़े हो जाओ, अगर लेंथ को हाफ कर दिया, मेरे को फ्रीक्वेंसी को 4 टाइम्स करना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, तो टेंशन को कितने टाइम्स करना पड़ेगा? 4 टाइम्स। क्योंकि बेटा क्योंकि 4 टाइम्स करूंगा तो डबल होनी चाहिए वेलोसिटी, लेकिन लेंथ भी तो हाफ हो गई तो इससे भी डबल हो गया, उससे भी डबल। तो 4 टाइम्स करना है, या तो कह लो टेंशन को 16 टाइम्स कर लो, डायरेक्टली लेंथ को मत चेंज करो, या लेंथ को 1/4 कर दो। और कोई कह रहा है लेंथ को हाफ कर दी तो डबल तो वैसी होगी, अब डबल करना है खाली, तो टेंशन को 4 टाइम्स करना पड़ेगा। टेंशन को, क्योंकि √4 क्या बन जाएगा, 2। √4 क्या बन जाएगा? टेंजेंट चला गया। आ गया? नहीं आया? नहीं आया? पक्का समझ में आ गया?
अच्छा, इसके बाद मान लो कोई कह दे लेंथ को कर दिया मैंने 5/6 टाइम्स, लेंथ को कर दिया मैंने 5/6 सेल कर दिया, ठीक है। अब मेरे को फ्रीक्वेंसी को डबल करना है, बताओ टेंशन को कितने टाइम्स करना पड़ेगा? हाँ, आप सोच लोगे, हमें भरोसा है। आ गया? कितने लोग को आ गया समझ में? घबराओ नहीं ना बेटा, देखो नीचे 5/6 आ गया ना एक्स्ट्रा, पर मेरे को करना है डबल है, तो ऊपर 5/6 तो चाहिए और एक 2 भी चाहिए। तो बेटा टेंशन क्या होती है? √T/μ। तो 5/6 तो बाहर चाहिए, तो अंदर 25/36 तो चाहिए ही चाहिए। अरे हाँ ना बोलो यार। लेकिन मेरे को डबल भी तो करना है, तो इसलिए 4 भी चाहिए, तो 25/9 टाइम्स करनी पड़ेगी। क्या दो आ गया? नहीं आया, नहीं आया, आया नहीं आया। लेंथ को मैंने 5/6 टाइम्स कर दिया, लेंथ को मैंने, मेरी बात सुने ध्यान से, v है √T/μ, v है √T/μ, जगह छोड़िए लिखने के लिए, है ना। लेंथ, लेंथ को 5/6 कर दिया, अब मेरे को करनी है फ्रीक्वेंसी डबल, लेंथ 5/6 कर दी, तो क्या करूं? एक तो 5/6 मेरे को चाहिए, तो 5/6 अंदर जाके क्या हो जाता है? 25/36। क्या दो आ गया? तो ये तो मैंने 5/6 का अरेंजमेंट ढूंढ लिया इसको कैंसिल करने के लिए, पर अब मेरे को डबल भी तो करनी है फ्रीक्वेंसी, तो यहां पे एक 4 चाहिए। क्या दो आ गया? और 4 9 क्या हो जाएगा? 36, तो 25/9 टाइम्स करनी पड़ेगी टेंशन। क्या दो आ गया? नहीं आया। या तो अगर मान लो कि आपको लगे कि है ना ज्यादा हो रहा है, क्यों जल्दी करना है क्वेश्चन, है ना, वी हैव टाइम, वी हैव टाइम, 1 मिनट है मेरे पास एक क्वेश्चन के लिए, तो आप आराम से करें। आप कहें √T/μ/2L, ये तो थी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, डबल करना है। क्या करना है? लेंथ को 5/6 कर दिया, कर रहे दो, आराम से करने दो उनको, आराम से। और टेंशन को T' कर दिया, T' निकाल लो। नहीं है? हाँ ना बोले यार। फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया। मान लो ओरली सोच रहे में प्राण निकल रहे हैं थोड़े थोड़े, है ना, प्राण को नहीं निकल लेना, प्राण को नहीं निकल लेना। आपको टेंशन को T' कर दिया, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दी। क्या दो आया? टेंशन T' हो गई, √T'/μ वेलोसिटी, v/2L होता है, लेंथ 5L/6 हो गई। ये हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अब की, और ये पहले की डबल है, तो वहां से T' निकाल लो। देखो कितना आ रहा है? 2L को काटेंगे, 2L को काटेंगे। अच्छा ये कितना आ रहा है? ध्यान से देखो, ये म्यू को काटेंगे, म्यू को काटेंगे, तो T' कितना आ गया? 4, 5 का स्क्वायर 25, 36 और T। वाओ, देख रहे हो आप लोग? मतलब आराम आराम से भी करोगे तो भी आंसर सही आएगा, तो भी आंसर सही आएगा, ठीक है। तो अच्छा बेटा, कोई कहेगा कि बेटा मिनिमम लूप लेंथ क्या होती है? मिनिमम रोप की लेंथ क्या होगी? a sin kx cos ओमेगा t दे दें, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड है तो λ/2, और स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड है तो मिनिमम लेंथ क्या होती है? λ/4। क्या होती है? इससे आसान बातें कहां मिलेंगी आपको? नीट के पेपर में। कहां मिलेंगी? है ना। वो कहेंगे दो स्टैंडिंग वेव कब बनती है? जब दो वेव सेम डायरेक्शन में जाती है, अपोजिट डायरेक्शन, जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, जब दो वेव, हाँ ना बोलो। अगर एक पॉजिटिव एक्स में जा रही है और दूसरी पॉजिटिव में, तो स्टैंडिंग वेव बनेगी? नो। अच्छा इसमें सोचना पड़ेगा क्या करके? जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती तो ही बनती, जब दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में जाती तो ही बनती, जब दोनों की वेवलेंथ बराबर हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो, और फ्रीक्वेंसी बराबर तो वेवलेंथ अपने आप बराबर हो गई। क्या दो आ गया? ठीक है। तो बेटा मैंने आपको ना पूरा का पूरा चैप्टर बता दिया है ना, मतलब वही 10-15 मिनट में। तो कोशिश करें कि इतनी बातों को ध्यान में रखें, बड़े आराम से सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बेटा सारी बातों में थोड़ी सी बात छूट गई, वो छूट गई, अगर एक ही वेव चल रही है एक ही स्ट्रिंग पे, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है ना। और जो एवरेज पावर आती है वो क्या आती है? 2π² a² ν² μv, 2π² a² ν² μv, 2π² a² ν² μv, 2π² a² ν² μv, 2π² a² ν² μv। अब अगर कोई मेरे से कह दे, अगर कोई मेरे से कह दे गुस्से में आके, कैसे कि भाई पावर हाफ हो गई, पावर ट्रांसमिशन हाफ हो गया, तो क्या आप सोचोगे फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई या एम्पलीट्यूड चेंज हो गया? याद है जब चलाया था हमने यहां पे, तो क्या चेंज हो रहा था? या फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी? क्या चेंज हो रहा था? आया, बोलो आया, ऐसे बोलो आया, नहीं है, नहीं है,
हाँ ना तो बोलो यार, मुश्किल है क्या यार? बिल्कुल मक्खन है, टंडन टंडन कहीं की, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आसान बात है। तो बेटा मैंने आपको बता दिया बेटा कि एवरेज पावर होती है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर में भी, और अगर पावर हाफ हो गई तो एम्पलीट्यूड 1/√2 टाइम्स हो गया। क्या ये बात याद आ गई है? और पावर पर यूनिट एरिया होती है इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी क्या थी? 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो वी। आई में रो आता है, पावर में म्यू आता है, पावर में पावर, पूसी कैट, म्याऊ म्यू। आई जो मैं करते रहेंगे वो तो रोते ही रहेंगे, मैं ये मैं वो, तो उन्होंने रोना ही रोना है, वो रोते रहेंगे रो। समझ में आया नहीं है? हाँ ना बोलो यार, अरे क्या तो आ गया यार। 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी, ये एवरेज पावर है, और एवरेज इंटेंसिटी 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो वी। इसको आ ही नहीं रहा समझ में अरे बोलो आया? हाँ कि ना? बड़े आगे फिर कर ले थोड़े से सवाल, खत्म होता है इसी के साथ आपका स्ट्रिंग वेव्स है ना। थोड़े से सवाल करते हैं और फिर खत्म करते हैं चैप्टर वा को। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग वेव्स के कुछ क्वेश्चन के साथ, ओ सॉरी स्ट्रिंग वेव्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, है ना। तो चलिए ये देखिए एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन हैं, ये जो आपके डाउट्स हैं वही डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2 के, है ना। तो आइए देखिए प्यारे बच्चों। किंगडम की तरफ से मैं आप सबका इस प्राचीन ऐतिहासिक चैम्बर में स्वागत करती हूँ, जहाँ स्कॉटलैंड के पुराने राजा महाराजा मीटिंग करते थे और मिलजुल कर बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकालते थे। मैंने ये जगह चुनी है और बहुत ही सोच समझ कर चुनी है, एक खास अनाउंसमेंट करने के लिए। ठीक कैसे हो सकता हूँ? ऊपर उठाओ। भारी है सर। मुझे पता है कितना भारी है बाबा। अब हमें जल्द से जल्द उस कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचना है, इससे पहले कि पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बेटा, आपको दिखा रखा है एम्पलीट्यूड तो 0.05 है, तो अगर y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी या kx प्लस ओमेगा टी, वो तो बाद की बात है बेटा, पॉजिटिव x में जा रही तो kx माइनस ओमेगा टी आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? और एम्पलीट्यूड 0.05 आएगा, तो इसका मतलब या तो ऑप्शन 1 होगा या ऑप्शन 2 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? या तो ऑप्शन 1 होगा या 2 होगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया, आ गया समझ में? अब बेटा कह रहे हैं ये 20 सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 5, ये 20 है। अगर ये 20 तो ये 4 हो गया, और वेवलेंथ हो गई 8। वेवलेंथ क्या हो गई? और x का पड़ोसी क्या होता है बेटा? 2 पाई बाय लैम्डा। x का पड़ोसी क्या होता है प्यारे बच्चों? 2 पाई बाय लैम्डा। तो 2 पाई होता है 3.14 बाय 8। हाँ ना बोले यार? तो आंसर आना चाहिए 3.14 बाय 4, है ना। तो 3.14, चलो पॉइंट तो मिसिंग है, कोई बात नहीं, है ना। तो हाँ सेंटीमीटर में, मैं सेंटीमीटर में ही ले रहा हूं ना, मैंने ये 4 सेंटीमीटर में ही तो लिखा है ना। और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, अगर x कोई कह रहा है मीटर में, कहीं कह रखा है x मीटर में, चलिए मतलब फिर अगर उन्होंने 4/100 करके दे रखा हो, चलिए वो मैं समझ सकता हूं। हाँ मतलब बेसिकली 314/4 क्या तो आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? 1 वाला, क्योंकि बेटा एम्पलीट्यूड 0.05 जो है वो 3 ऑप्शन में है ना। लेकिन जानी है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फर्स्ट और सेकंड वाली इक्वेशन ही जा रही है। kx माइनस ओमेगा टी होना चाहिए ना। ऑप्शन देखिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ही kx माइनस ओमेगा टी टाइप वाले हैं। क्या तो आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ही kx माइनस ओमेगा टी टाइप वाले हैं, और k क्या होना चाहिए? 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई बाय पाई होता है 3.14 बाय लैम्डा, लैम्डा हो गया 8/100। क्या तो आ गया समझ में यार? तो 314/4 होना चाहिए, 314 बाय। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया प्यारे बच्चों? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं शेप है स्ट्रिंग की y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एट t इक्वल टू 0 और 1/1 प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में वेव 1 आगे चलेगी, तो वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ½ मीटर पर सेकेंड। क्या तो आ गया समझ में यार? कोई दिक्कत नहीं है? अरे हाँ ना बोलेंगे यार? बहुत ही सिंपल था यार ये तो यार। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रखे हैं डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पॉइंट। एक पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है क्या होगी, और उसकी पोजीशन बतानी है, और उसकी क्वेश्चन नंबर 8 है ये।
एम्पलीट्यूड दे रखा है आपको 7.5 साइन अल्फा कितना दे रखा है 0.56 एक्स प्लस बीटा टी, बीटा क्या दे रखा है 12 टी प्लस पाई बाय 6। अब प्यारे बच्चों मेरी बात सुने ध्यान से, एक आपसे पूछिए डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी t इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 वाले पार्टिकल की और उसकी वेलोसिटी, है ना। तो बेटा x इक्वल टू 1 और t भी 1 है, तो x को 1 पुट करें, t को 1 पुट करें, वेलोसिटी पहले पोजीशन निकाल लें। तो 7.5 पूर्णिमा ठाकुर सीधे बैठे, साइन x को 1 पुट करें, t को 1 पुट करें, 12.56 हो गया। जैसे ही 12.56 दिखे तो ये 4 पाई है, ये क्या है। अब बेटा आपको इतना बात मालूम होनी चाहिए, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 4 पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा होता है। 4 पाई घूम के भी आओगे तो भी थीटा घूम के वहीं पहुंच जाओगे, तो ये साइन पाई बाय 6 दैट इज हाफ बन जाएगा। तो 7.5 बाय 2 कितना आ जाएगा 3.75। अब 3.75 तो एक ही ऑप्शन में है, 3.75 प्यारे बच्चों एक ही ऑप्शन में, अरे हाँ ना बोले यार, 3.75 तो एक ही ऑप्शन में है, तो मेरे को क्या वेलोसिटी कैलकुलेट करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, मेरे को वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि y एक ही ऑप्शन में। पर ये कोई मेरा एग्जाम थोड़ी ना कि मेरे को समय बचाना है, वेलोसिटी में निकाल सकता हूं। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है, डेल वाई बाय डेल टी। क्या होती है बेटा, पार्टिकल तो y में जा रहे हैं, है ना। वैसे अगर मैं आपसे कहूं तो बेटा अगर नीट का क्वेश्चन होगा तो बेटा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो लोग इन जनरल नहीं निकलवाते हैं ना, लेकिन फिर भी अगर मेरे को मान लो निकालनी है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल तो डेल वाई बाय डेल टी होती है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जब वेव आएगी तो पार्टिकल तो y में जाएगा ना, वेव आगे बढ़ेगी पार्टिकल y में जाएगा, तो डेल वाई बाय डेल टी क्या आएगा 7.5 साइन का हो जाएगा कॉस 0.56 x प्लस 12t प्लस पाई बाय 6 और 12t का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा 12। हाँ ना बोलो यार, ये क्या हो जाएगा 90, ये क्या हो जाएगा 90, अरे हाँ ना तो बोलो यार। अब x1 है t1 है, तो ये तो अभी क्या बना था बेटा 2 पाई प्लस पाई बाय 6, कॉस पाई बाय 6 क्या होता है √3/2। ये 4 पाई प्लस पाई बाय 6 बनेगा, एंगल तो वही बनेगा ना, तो कॉस पाई बाय 6 क्या होता है √3/2। कर लेंगे, हाँ ना बोलो यार। ये मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, मेरे को बहुत अच्छा मल्टीप्लीकेशन करना आता है, पढ़ूं आगे। अब प्रबल भाई सब ठीक ठाक है, बहुत मुश्किल लागे, अरे आसान है ना, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये मेरे को लग रहा है इसलिए पूछ लिया क्योंकि 4.25 लाइन का क्वेश्चन है ना, है तो सिंपल √t/μ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, AB एक वायर है जिसमें 10 ग्राम पर मीटर है और CD एक वायर जिसमें 8 ग्राम पर मीटर है। हो तो ये ओरली जाएगा, पर पता है पूछा क्यों है आप लोगों ने मेरे से, क्योंकि ये 4.25 लाइन का है। लिखना तो इसमें एक वर्ड भी नहीं पड़ेगा, खाली क्वेश्चन रीड करना है। अच्छा कितने लोग ये नहीं कर पाए थे, चलिए कोई आंसर नहीं है ना। देखो आंसर तो मैं ना निकालने में कोई खास इंटरेस्टेड वैसे हो नहीं, अगर आप मेरे से जबरदस्ती करोगे तो मैं निकाल ही दूंगा। ये 10 ग्राम पर मीटर है और ये 8 ग्राम पर मीटर है। यहां टेंशन होगी 32 क्योंकि 3.2 किलोग्राम का है, नहीं आया। और यहां टेंशन होगी 64, अरे हाँ ना तो बोलो यार। अब √t/μ होती है रफ्तार, अरे हाँ ना तो बोलो यार, नहीं आया। अब बेटा देखो टेंशन यहां पे तो डबल हो गई है, ऊपर न्यूमरेटर डबल हो गया है, पर क्या म्यू डबल हुआ है? अगर ये डबल हो जाता, अगर ये तो वैल्यू वही रहती, पर ये डबल हो गया और वो थोड़ा सा ही बढ़ा है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर ज्यादा बढ़ा, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ वेव ज्यादा होगी, यहां कम होगी। तो ऊपर AB वाली वायर में ज्यादा आंसर आएगा और CD वाली में कम। इस हिसाब से खाली ऑप्शन 1 ही सही बनता है। नहीं है, हमको सॉल्व थोड़ी ना करना है, सॉल्व करने के पैसे ही नहीं है। और एक बार करें, एक बार और सॉल्व करते हैं। चलो बेटा यहां टेंशन डबल है, इससे अगर टेंशन डबल होती और म्यू भी डबल होता, यहां 8 के बदले 16 होता, तो मैं कहता वेलोसिटी दोनों में बराबर आएगी। पर टेंशन डबल हुई है और म्यू पता कितने टाइम्स हुआ है, मतलब बहुत थोड़ा सा ही बढ़ा है, 25% इंक्रीज हुआ, 1.25 टाइम्स हुआ। कितना टाइम्स हुआ है? तो यहां पे 1.25 आ गया, यहां पे आ गया 2,
तो इसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी, तो यहां पे रफ्तार ज्यादा होगी, यहां पे कम, तो ए बी में ज्यादा आएगी, सी डी में कम, ऐसा एक ही ऑप्शन बनेगा। सॉल्व तो मैं करूंगा नहीं। नेक्स्ट, अ वेव पल्स इज जनरेटेड इन अ स्ट्रिंग दैट लाइज अलोंग एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन फिगर। इफ आर ए एंड आर बी आर रेशियो ऑफ वेव स्पीड टू द पार्टिकल स्पीड रिस्पेक्टिवली, देन आर ए एंड आर बी आर रेशियो ऑफ वेव स्पीड एंड पार्टिकल स्पीड। बेटा वेव स्पीड तो दोनों के लिए वही है, पार्टिकल स्पीड कम होगी तो आर ज्यादा हो जाएगा। रेशियो ऑफ वेव स्पीड एंड पार्टिकल स्पीड की बात कर रहे हैं यार, बताते रुको। आर ए एंड आर बी, अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन वैसे ना जेई में ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसीलिए हमको एक्सरसाइज टू थोड़ी सी ज्यादा नीट के लिए पसंद नहीं है ना। तो आर ए एंड आर बी आर रेशियो ऑफ वेव स्पीड एंड पार्टिकल स्पीड, आर ए एंड आर बी आर रेशियो ऑफ वेव स्पीड एंड पार्टिकल स्पीड। दामो चतुर्वेदी, इधर देखेंगे बेटा। निरंग राजपूत, बेटा समझ में आ रहा है? निरंग बेटा असल में ऐसा है ना, जो पार्टिकल जितना दूर होता है ना मीन पोजीशन से, उसकी रफ्तार उतनी कम होती है। बी पे रफ्तार कम होगी, वी बी जो होगा ना बेटा वो कम होगा, और वी ए ज्यादा होगा क्योंकि वो मीन पोजीशन के पास है। और आर बी पता है क्या है? आर बी है वेव स्पीड टू पार्टिकल स्पीड, और आर ए पता है क्या है? वेव स्पीड वो तो सेम ही होगी, और पार्टिकल स्पीड जो कि ज्यादा है, तो इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसलिए आर ए आर बी से छोटा हो। कह दो आगे यार, नहीं आया समझ में? बेटा मीन पोजीशन से जितना दूर होता है ना उतनी रफ्तार कम होती है, मीन पोजीशन के पास रफ्तार ज्यादा होती है। हाँ, मीन पोजीशन के पास रफ्तार ज्यादा होती, मीन पोजीशन के पास रफ्तार, अरे मुंह से बोलो, मीन पोजीशन के पास रफ्तार, तो यहां वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगी। जब ये आगे बढ़ेगा ना डीटी टाइम में, देखो ये इतना नीचे उतरेगा, और जब ये आगे बढ़ेगा ना डीटी टाइम में उतना ही, तो ये कम नीचे आ रहा है, इसकी वेलोसिटी कम है, वी बी कम है, वी ए ज्यादा है। दिख रहा है? दिखा? दोबारा बनाओ, दिख गया। तो वी बी वी ए अगर ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ वेव तो वही है, डिनोमिनेटर ज्यादा, तो इसकी वैल्यू कम आएगी, आर ए आर बी से कम आएगा। कह दो आगे, कसम खाओ पड़ोसन की, सच में समझ में आ गया? ये कल छुट्टी हो जाएगी। हाँ डेविड, आपको तो नहीं आया ना? डेविड बेटा असल में ऐसा होता है ना बेटा, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपको बताता हूं। ये ए है, ये ऊपर है, बी नीचे है। फील करो, डीटी टाइम में ये यहां पे पहुंच जाएगा, ये पार्टिकल इतना नीचे है, और डीटी टाइम में उतना ही पीछे वाला यहां पे लूंगा तो ये उतना नीचे नहीं आएगा, ये ज्यादा नीचे आएगा, ये कम आएगा। आप फील कर सकते हो मेरी बात? आप ऐसा भी सोच सकते हो, जो मेन पोजीशन से दूर है वहां पे रफ्तार कम होगी, वहां पे रफ्तार, बोलो आगे यार, नहीं है? वैसे भी प्रदीप सर ने बताया था, जहां स्लोप कम होती है वहीं रफ्तार कम होती है पार्टिकल की। वीपी इक्वल्स टू माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स। अगर ऐसे सोचना हो, लकीर के फकीर बनने का मूड हो, तो यहां स्लोप ज्यादा है और ऊपर जाके स्लोप कम, स्लोप कम तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कम, इसलिए यहां पे वी ए कम है और यहां पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वी बी ज्यादा है। और बेटा आर ए है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वेव टू पार्टिकल स्पीड, पार्टिकल स्पीड ए पे ज्यादा है तो इसलिए आर ए आर बी से कम होगा। बोलो आया? आ गया? चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे। हाय राम। When two waves of same amplitude and frequency but having a phase difference by traveling with the same speed in the same direction interfere, then their resultant amplitude will depend on the phase angle while the frequency will be same. प्रदीप सर ने ये तो समझा था, अगर एक A1 sin ओमेगा टी एक A2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव,
तो एम्पलीट्यूड तो बीच के फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, पर रिजल्टेंट की क्वेश्चन तो ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा बनेगी, फ्रीक्वेंसी तो वही रहती है। हाँ ना बोलो, नहीं आया? फ्रीक्वेंसी वही रहती है, पर एम्पलीट्यूड बेटा किस पे डिपेंड करता है? अनामिका फेज डिफरेंस पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। पता नहीं है क्यों पूछा है, कौन कौन से सेम फेज में होंगे? सेम फेज मतलब एक जैसा कर रहे होंगे, एक जैसा। तो कौन कौन एक जैसा कर रहे हैं बेटा बताओ? बी और जी, ये यहां पे और ये यहां पे। सोचो, जब ये आगे बढ़ेगा तो जितना ये ऊपर जाएगा, जब ये आगे बढ़ेगा उतना ये ऊपर जाएगा, जो लैम्डा की दूरी पे होंगे। जो, अरे हाँ ना तो बोलो यार। एक बात आपको और बताने का मन था, चलिए अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। 23, फॉर अ वेव एम्पलीट्यूड 10 की पावर -8 मीटर, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वेलोसिटी ऑफ एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इज 2000। इंटेंसिटी होती है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो वी। आई करने वाले रोते हैं, याद आ गई बात? 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो वी। पाई स्क्वायर 10 होता है। एम्पलीट्यूड क्या गिवन है इनमें यहां पे? 10 की पावर -8, तो 10 की पावर -16 हो गया। न्यू स्क्वायर फ्रीक्वेंसी क्या है? 2000, 4 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। रो डेंसिटी क्या गिवन है? 1.3 और स्पीड है 340। कैलकुलेट मैं करूं या आप करोगे? नहीं नहीं, मैं करूंगा। इतनी मुश्किल कैलकुलेशन है यार, आप लोग पता नहीं बेहोश हो गए रास्ते में फिर। तो ये 10 की पावर 7 और यहां पॉइंट लगाओ 10 की पावर 2, 10 की पावर 9, तो ये क्या बचा? 10 की पावर -7, 10 की पावर, अब 3.4 इंटू 4, ये तो 12 हो गया। अच्छा, ये भी एक 10 की पावर दे रहा, तो फाइनली आंसर 10 की पावर -6 में आएगा। पहले तो 2 है, एक होता तो मेरे मजे लग जाते, इसीलिए तो मैं कैलकुलेट कर रहा था। पर एक 3.5 आ रहा है और एक 5.3 आ रहा है। इसका मतलब भी अच्छा है अगर एक 35 और एक 53 है। आओ कोशिश करते हैं, कोशिश कर रहे हैं ना। 34 इंटू 2 68, 68 का डबल क्या होता है? 136, 136 का डबल होता है 272, 272 इंटू 1.3, 272 इंटू 13। अरे मतलब खाली मेरे को नंबर चाहिए ना, क्या बन रहा है ना। चलो कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई। 13 टू 26, 6 2 13 7 91, 91 टू 93 9, 13 टू 26 और 9 35 वाला आ रहा है। क्या तो आ गया यार। अब 10 की पावर -6 मेरे को पता है, 10 की पावर -8 से कंफ्यूज ना करो मेरे को। हाँ हो गया। अब बेटा वेव जो बेटा सोनोमीटर में बनती है ना बेटा, होती तो बेटा स्टेशनरी है, ट्रांसवर्स है। अब पोलराइज या अनपोलराइज, बेटा देखो मेरी बात सुनो, ट्रांसवर्स वेव है तो हम पोलराइज भी कर सकते हैं और अनपोलराइज भी कर सकते हैं। लेकिन बेटा होता पता है क्या है, जब हम ट्यूनिंग फॉर्क ना हम क्या करते हैं बेटा, सोनोमीटर पता है क्या होता है? सोनोमीटर ना एक ना लकड़ी का टेबल होता है, उस पे क्या होता है, एक तार बंधी होती है और यहां से एक पुल्ली होती है और पुल्ली से यहां पे मास लटका सकते हैं। एक हैंगर होता है खुद ही 0.5 kg का होता है और उस पे मास लटका सकते हैं। यहाँ पे मतलब ऐसे मास होते हैं जिसमें ना यहाँ पे छेद होता है तो वो उसके अंदर जाके फंस जाता है। टेंशन को वेरी कर सकते हैं। और फिर यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम ना यहाँ पर 2 ब्रिज लगाते हैं और इसका हम ट्यूनिंग फॉर्क एक लेके आते हैं, टन बजाते हैं और उससे जो साउंड वेव बनती है वो इसके रेजोनेंस में आके अगर इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगा तो रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये नाचेगा। तो क्या करेगा, ये नाचेगा, है ना। तो हम इसकी ना लेंथ को वेरी करके इसको नचाने की कोशिश करते, तो इसमें स्टैंडिंग वेव डेवलप हो जाती है, इसमें स्टैंडिंग वेव डेवलप हो जाती है। बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, सोनोमीटर एक एपरेटस होता है। सोनोमीटर हमारे पास एक एपरेटस होता है जिसमें हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है, तार होती है। इस ब्रिज के बीच की दूरी चेंज करके मैं एल को चेंज करता हूं, V/2L इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब मैं क्या करता हूं, मैं उसको ट्यूनिंग फॉर्क को लेता हूं, बजाता हूं, जब इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है तो रेजोनेंस हो जाता है। बच्चे को एक बार क्या हुआ, सहज झूला झूल रहा था, सहज कहता पापा धक्का दो, झूला झूलना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको धक्का दिया और फिर जब वापस आता मैंने फिर धक्का दिया, तो एक तो उसकी पीठ पे मुक्का लगा, रोया वो,
और उसका एम्पलीट्यूड भी नहीं बढ़ा, एम्पलीट्यूड भी। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी पे आके धक्का दिया, है ना, उसके साथ साथ फिर क्या हुआ, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अब वो कहता पापा मजा आ रहा है, हाँ ना बोलो। तो इसकी भी जो नाचने की वो जो फ्रीक्वेंसी है, अगर ट्यूनिंग फॉर्क की भी फ्रीक्वेंसी वही हो तो फिर बराबर टाइम पे धक्का मिलेगा, बराबर, फिर ये नाचेगा, फिर ये जोर से नाचेगा। कैसे नाचेगा? आया कि नहीं आया, हाँ ना बोलो यार। तो बेटा जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये नाचेगा। तो बेटा हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को v/2l या जितने भी लूप बनते हैं 2v/2l, अगर 3 बनेंगे तो 3v/2l के बराबर करते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने की कोशिश करते हैं स्ट्रिंग पे। क्या दो आगे, है ना, हाँ ना बोलो यार। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पता होती है, लेंथ हम नाप सकते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ वेव हम निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सोनोमीटर वायर पे, हाँ ना बोलो यार। तो बेटा देखो यहां पर अब बेसिकली स्टैंडिंग वेव बनी पता है किससे, वो एयर आके धक्का दे, हम उसको बजाते हैं और यहां पे रखते हैं, बजाते हैं और यहां रखते हैं। तो होता क्या है ना, वो ट्यूनिंग फॉर्क एक जगह पे फिक्स नहीं है कि एक ही जगह से धक्के आ रहे हो, कभी इधर से आ रहा है, जब हम उसको बजाते हैं वो तभी बस उसका वाइब्रेशन इसको मिलने लग जाता है, तो ये हल्का हल्का गोल गोल घूमने लग जाता है। पोलराइज नहीं बनती है, पोलराइज अनपोलराइज्ड होती है। पोलराइज तो बेटा तब बनती अगर एक ही जगह ट्यूनिंग फॉर्क रखा होता और इलेक्ट्रिकली वाइब्रेट करता है, तो एक ही जगह से धक्का आ रहा होता, हाँ ना बोलो यार। तो कैसी होती है बेटा, ट्रांसफर्स होती हैं, अनपोलराइज्ड होती हैं, और स्टेशनरी तो है, स्टैंडिंग वेव्स तो बनती ही हैं। अरे कह दो आ गया यार, है ना। ये वैसे खाली ज्ञान की बात है, नहीं है ना, अच्छे से वीडियो दिखाएं, पिछली क्लास की रिकॉर्डेड वाली दिखा दो। अच्छा मेरी बात तो सुने, मैं बताता हूँ ना, मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, दिखा देंगे अगली क्लास में, मेरे को डाउनलोड करनी पड़ेगी, अभी है नहीं। अब बेटा है क्या, देखो हम करते किस तरीके से मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं लेके भी आऊंगा एक बार एपरेटस, है ना। यहां पर है क्या कि तार है और तार के नीचे 2 ब्रिज लगा दी, क्या लगा दिए। अब ब्रिज लगाने के बाद पता है हम क्या करते हैं, यहां पे एक ट्यूनिंग फॉर्क लेके आते हैं जो ऑसिलेट करता है, और ट्यूनिंग फॉर्क ना ऐसे ऐसे हिलता है, और जब वो ऐसे हिलता है तो एयर को धकेलता है, और एयर जाके तार को धकेलती, एयर जाके तार को धकेलती, फिर ऐसे हुआ, फिर वो एयर को धकेलता है, फिर जाके तार को धकेलती। और अगर वो जो धकेलने की फ्रीक्वेंसी है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो रेजोनेंस हो जाएगा, तो ही उसमें स्टैंडिंग वेव्स बनेंगे। क्या दो आया, तब उसका एम्पलीट्यूड आपको देखने लायक मिलेगा जब उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा, जब उसकी फ्रीक्वेंसी से। तो हम पता करते क्या, हम ट्यूनिंग फॉर्क को बजाते हैं, पहले हम ना इनको बिल्कुल 0 पे रखते हैं, तो उसके लिए इन्फानाइट चाहिए, v/2l l टेंस टू 0, तो इन्फानाइट चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, उसको बजाने के बाद इसको हल्के हल्के खिसकाते जाते हैं, जहां पे हल्का सा बढ़ता है बस वहीं रोक देते हैं, जहां पे देखते हैं कि वो नाचने लग गई तार, बस फिर वहां पे कंफर्म करने के लिए दोबारा बजाते हैं, फिर वो नाचती है बढ़िया करके, फिर क्या करती है वो नाचती है बढ़िया करके वायर। अब देखो बेटा मैं कह रहा हूं कि अगर ना इलेक्ट्रिकली ऑसिलेट कर रहे होते, मान लो यहां पे रखा है ना, ये वायर है, लगातार इधर से धक्का आता तो ये केवल ऐसे ऐसे नाचती, लेकिन ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे बजाते पैड पे और फिर यहां लेके आते, तो बेटा पहले इधर को भी धक्का आया था तो ऐसे भी गई थी वायर, फिर ऐसे भी जा रही है, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना जाके कुछ कुछ ऐसे ऐसे नाचने लग जाते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब ऑसिलेट तो करती है लेकिन खाली एक डायरेक्शन में नहीं करती है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात या नहीं समझ, तो पोलराइज्ड नहीं बनती है, पोलराइज्ड नहीं बनती है। पोलराइज का मतलब वो खाली एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है। अरे हाँ ना बोले यार, पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है बेटा, पोलराइज्ड का मतलब होता है बेटा, वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना आप लोग, एटम पोलराइज हो गया। पोलराइज का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन अलग, ये क्लास पोलराइज है, लड़कियां एक तरफ ज्यादा है, लड़के एक तरफ ज्यादा है। अनपोलराइज का मतलब एक लड़का एक लड़की एक लड़का एक लड़की एक लड़का, नहीं है समझ में। अरे हाँ ना बोलो यार, पोलराइज का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो जाना। अनपोलराइज्ड मतलब वो ऐसा नहीं कि ऑसिलेशन एक ही डायरेक्शन में नहीं है, तो फिर हम बोलते हैं पोलराइज्ड है। अनपोलराइज खाली एक ही डायरेक्शन में नहीं है, अनपोलराइज मतलब खाली एक ही डायरेक्शन में नहीं है। वैसे यहां पे अनपोलराइज से ज्यादा अच्छा जो वर्ड होता है ना यूज करने के लिए, वो तो पार्शियली पोलराइज्ड है ना, पर वो आप लोगों के कोर्स में ऐसा वर्ड यूज करते नहीं है, है ना, इसलिए हम उसकी बात करेंगे, है ना।
तो बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, पोलराइज का मतलब होता है जब ऑसिलेशन केवल एक ही डायरेक्शन में। जैसे मैं सहज को झूला दे रहा हूं, तो अगर मेरा डायरेक्शन केवल ऐसा है, उसकी पीठ के साथ और झूले के अलॉन्ग है, तो वो पोलराइज्ड उसका ऑसिलेशन क्या होगा, पोलराइज्ड। पर कभी कभी मैं धक्का देता हूं ना, तो क्या होता है, साइड में जाके लग जाता है, उसकी पीठ पे साइड में, और वो थोड़ा सा झूला ऐसे नाचने लग जाता है। हाँ ना बोलो यार, टेढ़ा मेढ़ा लग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड। क्या बोलते हैं? पोलराइज मतलब एक ही डायरेक्शन में जाए। तो वही वहां पर हो रहा है, जब तार को धक्का दिया जा रहा है ट्यूनिंग फॉर्क के ऑसिलेशन से, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं दिया जा रहा है यार, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं दिया जा रहा है। वो ट्यूनिंग फॉर्क की जगह फिक्स नहीं है, वो ट्यूनिंग फॉर्क की जगह, इसलिए बेटा पोलराइज नहीं है, इसलिए वो है ना। आया या नहीं है? और पोलराइज पता है कब बनते एक्चुअली में, जब बिल्कुल ऊपर से दिया जाता। क्योंकि अगर मैं ऐसे दूंगा ना, तो ऐसे ऐसे तो जाएगा, पर ग्रेविटी के कारण कुछ तो झूलेगा ना नीचे को। हाँ ना बोलो यार। तो अगर मैं बिल्कुल ऊपर से दूंगा तो ही वो केवल ऐसे नाच सकता है पोलराइज्ड। जैसे मैं उसको दे रहा था, वो मैंने स्लिंकी का करके दिखाया था ना आपको, वाइब्रेशन। हाँ ना बोलो। मैं ऐसे से कर रहा था ना, तो मतलब वो पोलराइज पूरा बने ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब मेरा हाथ बिल्कुल वर्टिकल प्लेन में रहे तो ही ऐसे ऐसे नाचेगा। क्या तो आगे समझ में यार? चलिए, अरे पोलराइज, अभी पोलराइजेशन पढ़ा देंगे आगे हम। पोलराइजेशन का मतलब होता है जब एक ही डायरेक्शन हो, जब एग्जैक्टली एक ही डायरेक्शन हो, ऐसे ना जा रहा हो, है ना। और ठीक है, बस हो गया बेटा। वो वैसे भी आना नहीं है नीट में यार कभी भी, है ना। ये तो ऐसी खाली फैशन में बता रहा हूं मैं। आगे अब बेटा देखो, ये ना, ये क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअली। स्टेशनरी वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, वेलोसिटी ऑफ वेव। बेटा अगर कौन सी वेव की बात कर रहे हो, क्या ऊपर वाली स्टेशनरी वेव की बात कर रहे हो? पहले तो मेरा सवाल अब ये है कि ये कह रहे वेलोसिटी ऑफ वेव, कौन सी वेव? क्या ऊपर वाली स्टेशनरी वेव की बात कर रहे हो? तो वो तो स्टेशनरी, उसने तो चलना ही नहीं है। वो तो स्टेशनरी, एक ही जगह पे जो हो रहा है वही हो रहा है, उसने तो चलना ही नहीं है। और अगर बात कर रहे हो उस वेव की जिससे ये बनी है, वो दो ट्रैवलिंग वेव से बनी थी स्टेशनरी वेव, याद आई बात? उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा बाय के। उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा बाय के, है ना। और अगर मैं बात कर रहा हूं इस स्टेशनरी वेव की, तो मेरे को मेरा आंसर होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए आंसर? क्योंकि बेटा स्टेशनरी वेव तो एक वेव पैटर्न है, ऐसे ऐसे रस्सी नाच रही थी, वो कहीं जा थोड़ी ना रही थी। जो यहां हो रहा है वो यहीं हो रहा है। वो ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो यहां पे होने लग जाएगी ना। वो तो ट्रैवलिंग वेव है जो मूव करती है, प्रोग्रेसिव वेव है जो मूव करती है। ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव नाम होता है। क्या नाम होता है? ट्रैवलिंग वेव, या जो मैंने पहले आपको वेव पढ़ाई उसका नाम था ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव। क्या था? एक्चुअली उसको नाम ट्रैवलिंग वेव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वेव का मतलब ही यही है चलता हुआ डिस्टर्बेंस। तो क्या नाम रखे? ट्रैवलिंग या प्रोग्रेसिव की, प्रोग्रेस कर रही है आगे। और स्टैंडिंग वेव कोई नाम ही नहीं है। अब अगर स्टैंडिंग वेव है तो बेटा वो एक इंटरफेरेंस पैटर्न है। कोई आपसे कहे कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज, उसकी वेलोसिटी बताओ। अरे वो तो जहां पर ब्राइट फ्रिंज है लैम्डा डी बाई डी पे पहली, वो वहीं रहेगी, तो उसकी रफ्तार की क्या बात कर रहे हो? वो तो फिक्स है ना। जो लूप बने थे, क्या लूप कभी ऐसा होता कि जो लूप यहां बना वो आगे भाग गया था? वो लूप तो वहीं वहीं बन रहे थे ना। ये फिर बनाओ, आ गया। तो बेटा मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूं, अगर स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा 0। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पता क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन ये रही, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट वेव? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द, जिस वेव से वो बनी है उसकी वेलोसिटी क्या है? स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना यार। नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोलो यार। कितनी बार और बताऊं? स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी का कोई मतलब, वो तो रुका हुआ है, वो तो, और जिससे मिलके वो बनी है वो क्या थी बेटा? चलता हुआ डिस्टर्बेंस। वो क्या था? जिसकी वेलोसिटी क्या होती है? एफ लैम्डा। तो x का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, t का पड़ोसी 2 पाई f, f को निकालो, लैम्डा को निकालो, गुस्से में आके मल्टीप्लाई कर डालो। क्या दो आया? एफ लैम्डा आंसर हो जाएगा।
तो वो क्या आ जाएगा बेटा, ओमेगा बाय के। क्या आ जाएगा बेटा, नहीं आया कुशल भाई, पक्का आगे। तो ओमेगा बाय के करेंगे तो वेलोसिटी कॉन्स्टिट्यूएंट वेव की आएगी, पर इन्होंने यहां पे कुछ कहा ही नहीं। तो ऐसा करो, यहां पे क्वेश्चन को कंप्लीट कर दे, वेलोसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट वेव, तो फिर आंसर हो जाएगा थर्ड। और अगर वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी वेव हो जाएगा, दो क्वेश्चन बना लो। स्टेशनरी वेव की वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, जीरो। क्या बोलेंगे, नॉट डिराइवेबल क्यों बोले, स्टेशनरी वेव तो रुकी हुई है ना, तो डिराइव करने वाली क्या बात है उसमें। जो चीज रुकी हुई है, अब नवजोत की वेलोसिटी बतानी है ठुल्लू की, तो जीरो बोलूंगा खटाक से, नॉट डिराइवेबल। अरे जो चीज रुकी हुई है उसकी वेलोसिटी के बारे में मैं जीरो बोलने में मेरे को डर लग रहा है किसी से। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। क्या मैं बढ़ सकता हूं आगे, आगे 30th क्वेश्चन कह रहे ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी दूसरी एक और वेव से मिला एक्स इक्वल टू जीरो पे और नोड बन गया। वहां पे, वहां क्या बन गया, नोड बनने के लिए, नोड बनने के लिए तो रिजिड बाउंड्री होनी चाहिए। हेलो मेरे दोस्त, नोड बनने के लिए तो रिजिड बाउंड्री होनी चाहिए। और रिजिड बाउंड्री से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, एक्स के बदले माइनस एक्स करो और आगे भी एक नेगेटिव लगा दो। कई बात याद है बेटा, कह रहे हैं एक्स इक्वल टू जीरो पे नोड बनाना है। कह रहे हैं इसका सुपरपोजिशन हो रहा है एक वेव के साथ और एक्स इक्वल टू जीरो पे नोड बन जा रहा है। अब ये तो पता होना चाहिए सुपरपोजिशन रिफ्लेक्टेड वेव के साथ ही होता है। करके दिखाया था प्रदीप सर ने क्लास में। अरे हाँ ना बोलो यार। नहीं तो आप ऐसा सोचो, एक्स इक्वल टू जीरो पे मेरे को जीरो चाहिए, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे इसकी इक्वेशन क्या है, जो अभी वेव गिवन है, ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ए कॉस, कोई मेरी मदद मत करना, सब खाली बैठेंगे बिल्कुल आराम से। तो x इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू क्या रही, ए कॉस माइनस ओमेगा टी। अच्छा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये बात मालूम है, तो ये ए कॉस ओमेगा टी बन गई। अब दूसरे की क्या चाहिए, माइनस ए कॉस ओमेगा टी, तभी तो मिलकर जीरो बनेगा। अब टोटल जीरो चाहिए, तो x इक्वल टू जीरो पे माइनस ए कॉस ओमेगा टी चाहिए। x इक्वल टू जीरो पे क्या चाहिए, माइनस ए कॉस ओमेगा टी। तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी किस किस में आ रहा है जरा बताइए। सेकंड में आ रहा है माइनस ए कॉस ओमेगा टी, और फोर्थ में भी, थर्ड में भी आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। और अब बेटा अगर नोड तो तभी बनता है ना, स्टैंडिंग वेव कब बनती है, दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अगर एक के एक्स माइनस ओमेगा टी तो दूसरी के एक्स प्लस ओमेगा टी होनी चाहिए। कह दो आ गया। आप ऐसे भी सोच सकते थे, हाँ ना बोलो यार। तो बेटा अगर एक के एक्स माइनस ओमेगा टी है, दूसरी के एक्स प्लस ओमेगा टी होगी, इसलिए आंसर या तो 1 होगा या 2 होगा। लेकिन मेरे को x इक्वल टू जीरो पे हमेशा जीरो चाहिए, तो अगर ये a cos ओमेगा टी दे रहा है तो दूसरा माइनस a cos ओमेगा टी देगा x इक्वल टू जीरो पे। ऐसा हो रहा है ऑप्शन 2 में। पर मैं तो आपसे इतनी बात कह रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर ये गिवन है, मेरे को बनाना है नोड, हेलो मेरे को बनाना है नोड, नोड तो x इक्वल टू जीरो पे तभी बनेगा जब वहां पे रस्सी बंधी होगी। एक वेव आ रही है, दूसरी वेव, हेलो, तो दूसरी वेव कौन सी होती है, रिफ्लेक्टेड वेव, जिससे मिलके बनती है स्टैंडिंग वेव। और x इक्वल टू जीरो पे नोड है, मतलब ये रिजिड बाउंड्री है ये, तो x के बदले माइनस एक्स पुट करते, जो नेगेटिव वाला है उसको पॉजिटिव में लेके आते हैं। क्या ये बातें याद हैं? और साथ में एक नेगेटिव और लगा देते हैं। अब बेटा कॉस ऑफ माइनस थीटा तो माइनस, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो इसको के एक्स प्लस ओमेगा टी भी लिख सकता हूं ना, या तो के एक्स प्लस ओमेगा टी का नेगेटिव कह लो और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो माइनस ए कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी। अगर डिराइव करना है तो पूरे तरीके से हमने डिराइव कर दिया। ऐसा क्वेश्चन एक और भी है आपके इसमें 45 वाला है। x इक्वल टू जीरो पे नोड चाहिए, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन गिवन है। अगर एक ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो दूसरी ओमेगा टी प्लस के एक्स वाली होनी चाहिए, पहली बात हो गई। तो इसलिए ऑप्शन 1 या 2 हो गया। नहीं तो कहो x के बदले माइनस एक्स रखेंगे और एक और नेगेटिव लगा देंगे, x के बदले माइनस एक्स रखेंगे और एक और, ऑप्शन 2 हो जाएगा सही आंसर 45th क्वेश्चन का। कह दो आगे। इसके बाद बेटा 31 वाला क्वेश्चन, ये तो पता नहीं बस ऐसे ही पूछ लिया किसी ने कि सर 2-3 बार बोले कि भाई चलो कोई डाउट है तो पूछ लो, चलो हम पूछते हैं। एक की फ्रीक्वेंसी है 350, अगली जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं वो 420 है। इनका रेशियो क्या आ रहा है बेटा, 7 5 7 6 6/5 आ रहा है। अच्छा, ये तो फिक्स्ड एट बोथ एंड है,
अब जो डिफरेंस होता है वही होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज 70। कह दो आ गया यार, बताओ यार। क्वेश्चन नंबर 32 बता रहा हूं ना, टू स्ट्रेच्ड वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम लेंथ वाइब्रेट इंडिपेंडेंटली इफ द रेडियाई डेंसिटी एंड टेंशन ऑफ वायर ए आर रिस्पेक्टिवली ट्वाइस दोज ऑफ बी। रेडियस, डेंसिटी, टेंशन सब डबल है, रेडियस, डेंसिटी, टेंशन सब डबल है, तो बताना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा। आइए बताने की कोशिश करता हूं। बेटा अंडर रूट टी बाय म्यू होता है, अंडर रूट वेलोसिटी, और वी बाय 2l होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और म्यू पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एरिया, याद आ गया, म्यू इक्वल टू रो ए 1 एरिया इंटू 1 लेंथ की वॉल्यूम हो गई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1 लेंथ का मास हो गया, जिसको म्यू बोलते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, एरिया इंटू डेंसिटी। हाँ ना बोलो यार। अब ए का और बी का रेशियो बताना, और ए का क्या क्या डबल है बताना जरा यार। रेडियस, डेंसिटी एंड टेंशन आर डबल, और लेंथ तो सेम है, लेंथ सेम है, तो रेशियो लेना है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2t आ जाएगा, यहां पे 2r का स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, कोई मदद नहीं करेगा। अगले में डेंसिटी 2 रो आ जाएगा, लेंथ तो सेम है, और नीचे वाले के लिए क्या रहा है, लेंथ तो वही है 2l ही आएगा, टेंशन t है, पाई आर स्क्वायर रो आएगा। अरे हाँ ना बोलो यार। तो रेशियो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर रो 2l कट जाएगा, t कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहां पे 2 है, ये 2 इससे कट जाएगा, तो 1 बाय अंडर रूट 4 1/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1/2। ये एक बार अगर सर फिर बता दे तो बड़ा मजा आएगा ना। अरे नहीं, एक बार और बता दे तो मजा आ जाएगा। बेटा एरिया अगर ए है, ए इंटू 1 होती है 1 लेंथ की वॉल्यूम, फेयर एंड लवली, ए इंटू 1 होती है 1 लेंथ की वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1 लेंथ का मास हो गया। क्या दो आ गया यार। तो अंडर रूट टी बाय म्यू, म्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर एरिया, एरिया इंटू डेंसिटी होता है बेटा म्यू। बेटा प्लीज मेरी बात सुन ले, v बाय 2l, v बाय ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई प्यारे बच्चों। बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं बच्चों, मेरी बात सुने ध्यान से। बेटा लेंथ तो वही है, तो ए वाले की टेंशन डबल है, रेडियस भी डबल है, और डेंसिटी भी डबल है, और बी वाले का जो है लेंथ तो वही है 1/2l तो वही आएगा, टेंशन टी है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस इसका आर है, उसका 2r है, डेंसिटी इसकी रो है, सब कट जाएगा, खाली बचेगा क्या, ये 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा 2। हाँ ना बोलो यार। इसके बाद पता है बेटा क्या कह रहे हैं, इसके बाद कह रहे हैं 35 और 36 क्वेश्चन, कह रहे हैं टेंशन एंड डायमीटर ऑफ सोनोमीटर वायर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज डबल्ड एंड डेंसिटी इज हाफ्ड। टेंशन को डबल कर दिया, डेंसिटी को हाफ कर दिया, और रेडियस को डबल कर दिया, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। डायमीटर डबल किया तो रेडियस तो डबल होगा नहीं ना, फिर शर्म नहीं आ रही कहने में कि डायमीटर डबल किया, मैं कह रहा हूं रेडियस डबल किया तो एक 2 यहां से कट जाएगा, एक 2 इससे कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं आएगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n की n रहेगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो n की। अगला क्वेश्चन 36, बेटा वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा या ओमेगा टी प्लस के एक्स आएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा, और लेमडा दे रखा है 60, तो 2 पाई बाय 60 होना चाहिए बेटा एक्स का कोफिशिएंट, जो कि किस में आ रहा है, ऑप्शन 3 में, जो कि किस में आ रहा है, ऑप्शन 3 में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतने बहुत हैं, है ना। तो बाकी बेटा आप लोग बढ़िया करके मेहनत करेंगे, बढ़िया पढ़ाई करेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे। इतने क्वेश्चन के साथ बेटा हम समाप्त करते हैं इस चैप्टर को, है ना। बाकी आप लोग बढ़िया मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मुलाकात होती है आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में साउंड वेव्स के साथ। थैंक यू।